आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले भारतीय नौसेना की, जिसके बेड़े में आज पनडुब्बी आईएनएस वागीर को शामिल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की ये 5वीं सबमरीन है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मुंबई में नेवल डॉकयार्ड पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में आईएनएस वागीर को नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस वागीर पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। और इस सबमरीन की खासियत यह है कि बेहद खामोशी से समुद्र में अपने मिशन को अंजाम दे सकती है और इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। कलवारी क्लास की इस सबमरीन की खासियत क्या है, ये हम आपको तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये चीन और पाकिस्तान के लिए काल है। समंदर में इसकी ताकत बेमिसाल है। इंडियन नेवी के इस नए सूरमा का नाम है आईएनएस वागीर। जिसे आज नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में आईएनएस वागीर को नेवी में कमीशन किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की ये 5वीं सबमरीन है जो हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों की सुरक्षा के लिए समुद्र में उतर चुकी है। पूरी तरह से देश में बनी ये पनडुब्बी समुद्र में ट्रायल के दौरान सभी पैमानों पर खरी उतरी और अब इसके आने से भारत की समुद्री हितों को आगे बढ़ाने में नौसेना को काफी मदद मिलेगी। It's an honor and privilege for me to be here today, as today one more sentinel of the deep seas proudly breaks out the new naval ensign, signaling its readiness to go into harm's way in the service of our great nation. The Indian Navy's unequivocal commitment and steadfast resolve to be a fully Atmanirbhar force by 2047. This is a commitment we have made to our political leadership. So Waghir will be the third submarine inducted into the Navy in a short span of 24 months. आईएनएस वागीर को फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसकी लंबाई 67.5 मीटर जबकि ऊंचाई 12.3 मीटर है और इसका वजन 1565 टन है। लहरों पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन जब ये समुद्र के अंदर गोते लगाती है तब इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आईएनएस वागीर में 8 अधिकारी और 35 सैनिक तैनात रहते हैं। इसमें हमने मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एमडीएल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर कंप्लीटली इंडिजिनाइज किया है एंड जो ट्रायल्स भी हैं वो नेवी और एमडीएल मिलकर के पूरा किया ट्रायल्स। और साथ में ये इसमें जो अकूस्टिक फीचर्स जो हैं वो लेटेस्ट अकूस्टिक फीचर्स हैं जो इस सबमरीन को बहुत साइलेंट रखता है, जो एक सबमरीन के लिए बहुत ही जरूरत है। भारत की समुद्री सीमा करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसकी सुरक्षा के लिए नौसेना अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खासकर चीन और पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75 के तहत बीते कुछ सालों में खुद को तेजी से अपग्रेड किया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017 में, जबकि दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को मार्च 2021 में और चौथी आईएनएस वेला को 2021 में तैनात किया गया था। और अब आज 5वीं सबमरीन आईएनएस वागीर भी हिंद महासागर की शान बन गई है, जबकि छठी और आखिरी सबमरीन वागशीर को इस साल के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। ये वो पनडुब्बी है जो भारत को युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्षम बनाएगी।
आईएनएस वागीर 75P प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी पनडुब्बी है जो दुश्मन के दांत तुरंत ही खट्टे कर सकते हैं। आईएनएस वागीर की खास बात यह है कि दुश्मन को भनक लगे बिना ही बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम दे सकती है और इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, जिसकी हिंद महासागर में मौजूदगी ही भारत के दो सबसे बड़े दुश्मनों पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर के सबसे बड़े ताकतवर योद्धाओं में से एक, पूरी रफ्तार से लहरों को चीरने वाला दमदार खिलाड़ी, समंदर की सरहदों को दुश्मन से महफूज रखने वाला योद्धा, कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर की चाहे जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सैंड शार्क के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इस सबमरीन का नाम सैंड शार्क के नाम पर रखा गया है। सैंड शार्क गोपनीय और निडरता की निशानी है। वागीर पनडुब्बी ज्यादा आवाज नहीं करती, इसे दुश्मन के खोजी हवाई जहाज हो या फिर सबमरीन या फिर वॉर वेसल्स को इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती और सबमरीन की पकड़ में आए बिना ही यह हमला करने में सक्षम है और यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। ये समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है, निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इनमें 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। ये पानी के नीचे या सतह पर टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दोनों के साथ हमला कर सकती है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समुद्र में रहकर कोई मुश्किल मिशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। 221 फीट लंबा और 21 मीटर ऊंचा आईएनएस वागीर पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की क्षमता रखता है। साल 2005 में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75I के तहत फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाने को लेकर करार किया था। 17 साल पहले उसी करार के तहत एमडीएल यानी कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड फ्रांस के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाने के काम में जुटा। वागीर सबमरीन से पहले स्कॉर्पियन क्लास की 4 दूसरी पनडुब्बियां पहले ही इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में अपना योगदान दे रही हैं, जिनकी वजह से पनडुब्बी बनाने के क्षेत्र में भी हमारे देश की छवि एक आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी है। भारतीय नौसेना को वागीर पनडुब्बी सौंपे जाने के पहले से ही इस क्लास की 6ठी पनडुब्बी वागीर का समुद्री ट्रायल चल रहा है और अगले साल यानी कि 2024 तक भारतीय नौसेना को मिलने की उम्मीद है। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर के अलावा सरकार ने नौसेना के लिए 6 और पनडुब्बियों के लिए मंजूरी दे रखी है। प्रोजेक्ट 75I के तहत एक भारतीय शिपयार्ड को किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर देश में ही इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में ही है और ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सी विदेशी कंपनी इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ देगी। वैसे एक अनुमान के मुताबिक भारतीय नौसेना को पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुल 28 पनडुब्बियों की जरूरत है और इनमें से कम 18 पारंपरिक सबमरीन होनी चाहिए, 6 न्यूक्लियर सबमरीन और कम से कम 4 परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की जरूरत है। यानी पनडुब्बी के निर्माण को भारत को लंबा रास्ता फिलहाल तय करना है। तो किसी भी विकसित देश से पनडुब्बी की अहमियत किसी से छिपी नहीं है और जब बात भारत की हो तो सबमरीन की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे देश का तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा होना है और यही वजह है कि करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त से भारत प्रोजेक्ट 75 के जरिए अपनी सबमरीन पावर को बढ़ाने में लगा है। करीब 20 साल पहले ही स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों पर काम शुरू कर दिया गया था। वागीर सबमरीन को के उसी परिवार का सदस्य बताया जाता है। चलिए हम जानते हैं कि आखिर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के जरिए भारत अपने समुद्री बेड़े को किस तरीके से घातक और मजबूत बना रहा है। आईएनएस वागीर यानी भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और सबमरीन शामिल हो गई है और इसको लेकर चर्चाएं फिर इसको लेकर बातचीत भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन आखिरकार कोई सबमरीन काम कैसे करती है,
वो इस सबमरीन का मिशन क्या होता है और किस लिए उपयोगी होती है सबमरीन, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक सबमरीन एक पानी के नीचे यानी कई सौ मीटर नीचे काम करने वाला ऐसा हथियार है जिसका मिशन अलग अलग तरीके का होता है। यानी कई बार ये सर्विलेंस के लिए जाता है, यानी दुश्मन के शिप्स को, कई बार ये माइंस बिछाने के लिए, यानी समंदर के नीचे माइंस बिछाने के लिए, ताकि अगर दुश्मन का शिप आपकी टेरिटरी में आने की कोशिश करे तो वहीं ब्लास्ट हो जाए। तीसरा होता है अटैकिंग, यानी किसी बड़े अटैक को या किसी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए इन सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल भारत के बेड़े में जो सबमरीन शामिल हुई है आईएनएस वगीर, ये स्कॉर्पियन सबमरीन है और करीबन ये कन्वेंशनल यानी आप इसे कह सकते हैं पारंपरिक तौर पर ही ये काम करते हैं, यानी डीजल और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर, यानी ये दोनों तरीके से काम करते हैं। अब खास बात ये कि भारत अब इसका इस्तेमाल किस लिए करेगा। दरअसल भारत ने एक प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन ली थी और अब ये उसका 5वीं सबमरीन है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रही है। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, ये सबमरीन के ऊपर की तस्वीरें हैं और इसके अंदर सारा क्रू रहता है, यानी करीबन 35 से 38 लोग इसी सबमरीन के अंदर 45 से 50 दिन के मिशन पर निकलते हैं। और इन मिशंस को अंजाम देने का या फिर इनको तरीका ये होता है कि 45 दिन तक बिना कहीं रुके हुए समंदर के बिल्कुल नीचे ये जाकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और 45 दिन के बाद, यानी जो इसका कहा जाता है कि जो 45 दिन के बाद इसको एयर लेने के लिए इसको हवा में यानी सतह पर आना पड़ता है, यानी समंदर के ऊपर आना पड़ता है। अब ये वो सबमरीन है जो कन्वेंशनल है। इसके अलावा भारत के बेड़े में न्यूक्लियर सबमरीन भी है जो लंबे समय तक काम कर सकती है और करीबन 250 दिन तक ये बिना मेंटेनेंस के लगातार चल सकती है। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, दरअसल एक सबमरीन एक ट्यूब की तरह होती है जिसमें 35 लोग एक साथ समंदर के नीचे रहते हैं और मिशन को अंजाम देते हैं। और इनके लिए छोटे छोटे काम कर पाना भी बहुत बड़ा एक मुश्किल बड़ा काम रहता है या फिर एक युद्ध से कम नहीं होता, क्योंकि इनको ना सिर्फ इसी ट्यूब के अंदर रहना है, खाना है, बल्कि सारे मिशन को अंजाम देना है। 35 लोग लगातार जब 45 दिन तक या करीबन 1.5 महीने तक इसके अंदर रहेंगे, तब इन्हीं सभी सबमरीन के अंदर उनको सारे कामों को अंजाम देना होता है। यानी जिंदगी इसी सबमरीन यानी इसी ट्यूब के अंदर सीमित रह जाती है। और यहीं से यानी आप कह सकते हैं कि सबमरीन की सबसे बड़ी चुनौती भी ये होती है कि सबमरीन अगर हंट हो गई या फिर सबमरीन को अगर देख लिया गया तो समझ लीजिए सबमरीन खत्म, क्योंकि दुश्मन फिर उसको आसानी से टारगेट कर लेगा। और एक बार अगर इस पर हमला कर दिया गया तो इसमें रहने वाले कोई भी शख्स का बचना नामुमकिन सा होता है। इसलिए सबमरीन मिशन सबसे मुश्किल मिशन में से एक होते हैं। हालांकि भारत अब इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ी वजह ना सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है, बल्कि आर्थिक हितों को और ज्यादा मजबूत भी करना है। और यही वजह है कि भारतीय बेड़े में एक और सबमरीन को शामिल किया गया है आज। और अभी अगर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हो, ये सबमरीन की वही तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं स्कॉर्पियन सबमरीन की। और अब ये माना जाता है कि इसकी जो 6ठी सबमरीन है वो भी इसी साल 2023 में आखिरी तक भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो जाएगी। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं नए संसद भवन की पहली झलक। नया संसद भवन करीब करीब बनकर तैयार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका जल्दी ही उद्घाटन हो सकता है। लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें इसकी भव्यता और सुंदरता को देखा जा सकता है। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब जल्दी ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और ये नया आलीशान पार्लियामेंट देश की नई पहचान बनेगा। सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है। यानी नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसकी भव्यता और सुंदरता का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इसकी दरोदीवार पर की गई खूबसूरत नक्काशी एक नजर में ही किसी का भी मन मोह ले। इस नए संसद भवन में लोकसभा फ्लोर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर डिजाइन किया गया है। दीवार पर खास तरह की आकृतियों को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जबकि उच्च सदन यानी राज्यसभा का इंटीरियर कमल की थीम पर तैयार किया गया है। हालांकि इस नए भवन में पुराने संसद भवन की तरह सेंट्रल हॉल नहीं है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये नया संसद भवन बनकर तैयार है।
जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 2020 में रखी थी। तब विपक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया था। हालांकि इसके बावजूद नए संसद भवन का निर्माण जारी रहा। अब ये नया संसद भवन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत है। बताया जा रहा है कि नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग डिजाइन में तैयार किए गए हैं। लोकसभा की डिजाइन मोर बेस्ड है, तो वहीं राज्यसभा की जो डिजाइन है वो कमल बेस्ड डिजाइन बनाई गई है। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें नई इमारत में सेंट्रल हॉल की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां पर जो संयुक्त सेशन होगा उसमें लोकसभा में इसको आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सांसदों के खाने पीने की भी व्यवस्था अलग तरीके का यहां पर लॉन्च दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रियों और सांसदों के लिए कमरे की व्यवस्था भी की गई है। विश्व में ऐसी डिजाइन कहीं भी नहीं पाई जाती है। खास तरीके की बेहतर व्यवस्था इस संसद भवन के अंदर की गई है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने इस 4 मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा दी गई है। इस नए संसद भवन में एक बार में 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा है, जिनमें 888 सांसद लोकसभा और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस इमारत में प्रवेश के लिए सांसदों के नए पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और नए ऑडियो विजुअल डिवाइस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नया संसद देश की जनता के लिए बन करके तैयार हो गया है। लोकतंत्र का ये मंदिर 150 सालों तक जनता की जरूरतों को पूरा करता रहेगा। मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहेंगे कि पुराना संसद और नया संसद यहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। करीब 100 साल तक देश के लिए सेवा देने वाला पुराना संसद रिटायर होने वाला है और नया संसद बनकर तैयार हो रहा है। इस इमारत में प्रवेश करने के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके नए तरीके के पहचान पत्र भी बन रहे हैं। साथ ही यहां पर नए तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगाए गए हैं, जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि शुरुआत में इसके निर्माण की लागत करीब 861 करोड़ बताई गई है, लेकिन बाद में GST की दरें बढ़ने से प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़कर करीब 1200 करोड़ रुपए पहुंच गई। बहरहाल इस नई इमारत का जल्दी ही लोकार्पण होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसके बाद पुराने संसद भवन को म्यूजियम के रूप में संभाल कर रखा जाएगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए संसद भवन पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि इस नई इमारत में कब से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर हम आपको सुनवाते हैं। सर, एक सवाल जो है, जो आम जनमानस में अब है, संसद भवन की नई बिल्डिंग को लेकर के कि उसमें कब कामकाज शुरू हो पाएगा? संसद भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और निर्माण चल रहा है। जब पूरा होगा निश्चित रूप से आप सबको जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। बात बलिदान और बहादुरी को 21 द्वीपों की सलामी की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। देश में नेताजी को नमन किया गया, लेकिन पराक्रम दिवस का सबसे बड़ा जश्न मनाया गया अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की याद में एक मेमोरियल की घोषणा की। नेताजी को समर्पित यह भव्य स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया गया है। इसके अलावा पराक्रम दिवस पर बंगाल की खाड़ी में फैले द्वीपों का नामकरण किया गया। परमवीरों के नाम पर द्वीपों के नाम रखकर खास श्रद्धांजलि दी गई। ये वो धरती है जहां 15 अगस्त 1947 से पहले आजादी का झंडा फहराया गया। अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था।
इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। और इसी वीर भूमि पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं को खास सम्मान दिया गया है। देश आज नेताजी की 126वीं जयंती पर पराक्रम दिवस का उत्सव मना रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए अंडमान निकोबार में प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी के स्मारक का डिजिटल अनावरण किया। आज नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। नेताजी के अदम्य साहस और पराक्रम ने इन द्वीपों को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराया था। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। पराक्रम दिवस के इस मौके पर वीर जवानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें 21 सबसे बड़े अनाथ द्वीपों का नामकरण हुआ। और खास बात यह है कि इन 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। इनमें भारत चीन जंग में पैर से मशीन गन चलाने वाले मेजर शैतान सिंह का नाम शामिल है। इसके साथ ही कारगिल जंग के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज कुमार पांडे के नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए हैं। जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। वयम अमृतस्य पुत्राः। और ये संदेश है भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। आपसे अंडमान निकोबार के ये द्वीप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले 21 महावीरों के नाम से जाने जाएंगे। सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, नायक जदुनाथ सिंह, मेजर शैतान सिंह, मेजर होशियार सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, नायब सूबेदार बाना सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार और ऑनररी कैप्टन करम सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, फ्लाइंग अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखों, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर राम राघोबा राणे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशर तारापुर, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा के नाम समर्पित किए गए हैं। इन वीरों के अदम्य साहस, अनुपम शौर्य
अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के आगे आज सारा देश नतमस्तक है और यही वजह है कि अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान को आज सम्मान दिया गया। जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों को जब जाना जाएगा, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। बंगाल की खाड़ी में फैले इन द्वीपों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है। आज भी सेल्यूलर जेल की हर ईंट पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अदम्य साहस का इतिहास दर्ज है। लेकिन अब 21 परमवीरों के नाम से इन द्वीपों की पहचान भी सदा के लिए अमर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान में भारत मां के सपूतों का सम्मान किया जाता है। भारतीय वीरों का सम्मान करने की परंपरा 71 साल पुरानी है, यानी 1947 में आजादी मिलने के करीब 3 साल बाद से ही ये परंपरा चली आ रही है। बात परमवीर चक्र की करें तो ये देश का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है। ये वीरता पुरस्कार युद्ध काल में अदम्य साहस शौर्य दिखाने पर दिया जाता है, यानी कि इस सम्मान को दुश्मनों की मौजूदगी में सर्वोच्च वीरता के प्रदर्शन और बलिदान के लिए दिया जाता है। जीवन काल हो या मरणोपरांत, ये पुरस्कार दोनों ही परिस्थितियों में दिया जा सकता है। देश के 21 वीरों को अब तक ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिल चुका है और इन 21 वीरों को सम्मान देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीपों का नामकरण किया गया है। इन नामों में मेजर शैतान सिंह की बात अगर की जाए तो 1962 में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं बटालियन के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को करारी शिकस्त दी थी। रजांगला की उस लड़ाई में भारत के 120 में से 109 सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन चीन के 1500 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट भी उतारा गया था। ये चोट इतनी बड़ी थी कि चीनी सेना ने हथियार डाल दिए थे और लद्दाख पर कब्जे की साजिश को नाकाम कर दिया था। करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का बड़ा योगदान है। करगिल के महत्वपूर्ण पीक 5140 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से उन्हें शेरशाह का नाम से बुलाया जाने लगा और इसी के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा कैप्टन बत्रा को ये दिल मांगे मोर के लिए भी जाना जाता है। विक्रम बत्रा की शहादत के बाद 0.4875 चोटी को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। अब अंडमान निकोबार का एक द्वीप विक्रम बत्रा द्वीप के नाम से भी जाना जाएगा। वहीं शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा देश के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और अब उनकी वीरता और बलिदान को याद करते हुए अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। अगला नाम 23 साल की उम्र में देश के लिए 3 गोलियां खाने वाले सूबेदार मेजर संजय कुमार का है। सूबेदार मेजर संजय ने करगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई थी। दुश्मनों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। असल उत्तर की लड़ाई में हमीद ने अकेले ही पाकिस्तान के 7 टैंकों को ध्वस्त कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक वो देश के लिए लड़ते रहे। अब रुक करते हैं कर्नाटक के बेलगावी का, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस फेस्टिवल में देश और दुनिया के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आसमान में किस्म किस्म की पतंगों का नजारा दिखा। इस पतंगबाजी के साथ कई और प्रोग्राम भी हैं जिनका आयोजन 2 साल बाद किया जा रहा है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा है। ये तस्वीरें मकर संक्रांति के बाद की है और कर्नाटक के बेलगावी के उस ठिकाने की
जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया गया, जहां देश भर से अलग अलग ठिकानों से आए पतंगबाजों ने अपने हुनर का जौहर दिखाया। पहले जरा इस पतंग को ले लीजिए, कुछ नहीं तो 100 पतंगे एक कतार में होंगी, जो आसमान में ऐसे इठला रही हैं, मानो अपनी आजादी का जश्न मना रही है। और इसके ठीक बगल में इसकी जुड़वा बहन भी जैसे गोते लगा रही हो। एक साथ कतार में सजी इन पतंगों की माँ यानी बड़ी पतंग सबसे ऊपर आसमान में लहरा रही हो, जो मानो अपने बच्चों को अपनी तर्ज पर उड़ना सिखा रही है। अब दूसरी पतंग देखिए। ये पतंग आकर्षक भले ही हो, लेकिन डरावनी नजर आ रही है। हालांकि रंगों के तालमेल ने इसकी खूबसूरती बरकरार रखी है। कुल 12 देशों से पतंगबाज भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पतंगों के साइज और उनके अलग अलग अंदाज देखने को मिले हैं। इस आयोजन को करते हुए सालों हो गए हैं। हमारे देश से जो अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज है वो लगभग 30 पतंगबाज इसमें भाग ले रहे। लगभग 4 दिन का महोत्सव रहेगा। इसमें 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और 1 दिन बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन रहेगा। उमंग यूथ फेस्टिवल है, चिल्ड्रंस फेस्टिवल है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स है। तो 4 दिन में लगभग 3-3.5 लाख लोग इसमें भाग लेंगे देखने के लिए। अब जरा यहाँ उड़ने वाले पतंगों पर भी नजर डालिए। यहाँ आई लव बेलगाम नाम से पतंग है, तो वहीं साउथ की सुपरहिट फिल्म कंटारा से भी जुड़ी पतंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा इंडिया की पहचान से जुड़ी पतंग भी यहाँ आसमान में लहराई गई। क्योंकि यहाँ देश भर से भी पतंगबाज आए हैं, तो वो अपने साथ पतंगों की क्या खासियत लाए हैं, ये भी समझिए। पंजाब से मैसेज ऑफ पीस जो एंड फ्रेंडशिप लेके आए हैं, उसी के संदर्भ में हमने हमारी पतंग जो है उसी के रिगार्डिंग में बनी है। इसमें हम एक महात्मा गांधी पतंग लेके आए हैं, जो कि जिनको द महात्मा भी कहा जाता है और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। उसकी लंबाई तकरीबन 26 फुट की है और उसी के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पतंग लेके आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेटियों को हम उतना महत्व दें और उनको पढ़ाएं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।